हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी फार्मा एमसीक्यूज। जी हाँ, इस पूरे सीरीज में हम 1500 एमसीक्यूज यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप सभी को पहले भी मैंने पहले के वीडियोस में सब बता चुका है कि इस पूरे सीरीज का इस्तेमाल आप हर एक प्रकार के फार्मासिस्ट एग्जाम में कर सकते हो। और जो नए स्टूडेंट्स हैं उन सभी को यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि हमने इसको स्पेसिफिकली इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि आप अगर नेशनल हेल्थ मिशन, DSSB, SBI फार्मासिस्ट, कोल इंडिया फार्मासिस्ट, एम्स, इसरो, इंडियन रेलवे या डिफेंस सिस्टम की बात कर लो, ESIC फार्मासिस्ट, किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम फार्मासिस्ट रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए रेडी कर रहे हो तो ये पूरी सीरीज, ये सारे एक एक क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाले गए हैं, साथ ही साथ उस पैटर्न में बनाया गया है जिस लेवल का क्वेश्चन इन एग्जाम्स में आता है ना। तो ये देखते हुए चलेंगे, इसके पूरे वीडियो कंप्लीट करना। और एक चीज मैं आप सभी को पहले ही बता देना चाहता हूँ, जब भी क्लास चलती है, जब भी इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, ड्यूरिंग द क्लास में कुछ क्वेश्चन स्किप करता हूँ और उस क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट में देना होता है ना। तो इस चीज को भी इस जरूर से फॉलो करेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, आपका खुद का प्रैक्टिस होगा, खुद ही आप में खुद ही से ये चीज बेहतर होने लग जाएगा। ठीक है, तो आज जो पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 22, इसमें सब्जेक्ट हमारा है सोशल फार्मेसी, सेकेंड पार्ट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देखेंगे, एपिडेमियोलॉजी से क्वेश्चन रहेंगे, नेशनल हेल्थ मिशन या नेशनल हेल्थ प्रोग्राम से क्वेश्चन, और लास्ट में फार्माको इकोनॉमिक्स। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, 50 MCQs विद द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। चलो चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है ये देखते हुए चलते हैं। विच प्रोग्राम इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? कौन सा नहीं है ये बताने बोला है। मलेरिया प्रोग्राम, मिड डे मील प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम या आयोडीन डिफिशियंसी कंट्रोल प्रोग्राम। देखो, जो भी हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत चलता है ना। यहाँ पर कौन सा एक्सेप्शनल है तो ये निकलेगा आपका मिड डे मील, है ना। ये नहीं निकल कर आएगा, मिड डे मील क्लियर कर लेना, मिड डे मील आपका नहीं होने वाला। मिड डे मील जो है वो किसके अंतर्गत आता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, जिसमें छोटे बच्चों को, खासकर प्राइमरी स्कूल वाले बच्चों को स्कूल में ही, है ना, स्कूल में ही इनको खाना दिया जाता है ताकि इनका बिल्कुल भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो और माल न्यूट्रिशन से बचा जा सके। ठीक है, चलो ये स्कीम जो है इसको रिनेम कर दिया गया, अब इसका नाम आ चुका है पोषण स्कीम। ठीक है, चलो अगला देख लो। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द गिवन बिलो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज कंप्लीटली क्यूरेबल? ठीक है, किसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। देखो, वैसे तो बहुत सारे डिजीज है जिनको पूरी तरीके से या कंप्लीटली जड़ से जिनका इलाज नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर बात करेंगे एक ऐसा डिजीज है जिसको जड़ से इलाज जिसका किया जा सकता है। बताएंगे यहाँ पर ट्रिकोमोनियासिस, जेनिटल हर्पस, हेपेटाइटिस बी की बात करते हैं या HIV। तो यहाँ पर ट्रिकोमोनियासिस ये कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। HIV, जेनिटल हर्पस या हेपेटाइटिस ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकते। हाँ, इनको सप्रेस कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, इसके सिम्टम्स को ठीक किया जा सकता है, लेकिन ये डिजीज आपका पीछा पूरे लाइफ में कभी भी नहीं छोड़ने वाला, है ना। तो ये चीज क्लियर करते हुए चल लेना यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं और किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले तो ये देख लो, एक वन सेल्ड प्रोटोजुआ के कारण होता है और इस प्रोटोजुआ का नाम क्या है, ट्रिकोमोनास वेजिनालिस इसके द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, विच इज नॉट कंसिडर्ड अ कॉमन मेथड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर HIV? ठीक है, HIV इसमें से कौन सा है जिसके द्वारा HIV नहीं फैल सकता? यूरिन से, ब्रेस्ट मिल्क से, ब्लड से या जेनाइटल सिक्रेशन? तो यहाँ पर निकलेगा सही आंसर यूरिन। देखो, ब्रेस्ट मिल्क,
बिल्कुल, तभी तो एक मदर से एक बच्चे तक फैलता है ना, एक मदर से बच्चे तक फैलेगा ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा। ब्लड, ठीक है, बिल्कुल भाई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हुआ, अगर कोई व्यक्ति है जिसके HIV, अगर हमने उस पर कोई इंजेक्शन लगाया और वही नीडल निकाल के दूसरे के में लगा देंगे तो उसके बॉडी में HIV वायरस फैल जाएगा। जेनाइटल सिक्रेशन, बिल्कुल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो जेनाइटल सिक्रेशन तो सबसे मोस्ट यहाँ पर रहते हैं, मोस्ट एविडेंट रहेंगे इस HIV को फैलाने के लिए। ठीक है, ये क्लियर कर लो। नेक्स्ट बात करेंगे, अबाउट 1/4 ऑफ ऑल पीपल विथ HIV एड्स आर, क्या होते हैं बताएंगे इनका, बाइसेक्सुअल वुमेन होते हैं, ओवर द एज ऑफ 50, होमोसेक्सुअल मैन होते हैं, या लिविंग इन साउदर्न US स्टेट्स, है ना। तो ये क्या निकलेगा, ओवर द एज ऑफ 50, है ना, ओवर 50 या 50 साल से ऊपर के लोगों को अधिकतर देखने को मिला हुआ है। पूरे US में अगर आप बात करोगे तो 1/4 यानी 25% लोग ऐसे हैं जो HIV एड्स से सफ़र कर रहे हैं और एज इनका 50 साल या इससे भी ज़्यादा है, तो अधिकतर यही लोग इन्फेक्ट होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, येलो फीवर कैसे ट्रांसमिट होता है जी। एनोफिलीज मस्कीटो के कारण होता है, एडिस मस्कीटो के कारण, हाउस फ्लाई या स्टे फ्लाई, कौन सा निकल कर आएगा येलो फीवर के लिए। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करेंगे और इसका सही आंसर मेंशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1055, इसका सही आंसर आपको कमेंट कर लेना है। वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मार्च को, 7 अप्रैल, 20 अक्टूबर या 10 दिसंबर। तो मलेरिया डे की बात करते हैं 20 अक्टूबर। तो जितने इम्पोर्टेंट हेल्थ डेज होते हैं, है ना, जैसे एम्स CRE में क्वेश्चन आया हुआ था, 2023 का क्वेश्चन था कि वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है। एक एम्स का ही पेपर था CRE का, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वर्ल्ड्स एड्स डे कब मना रहे हैं। लेबर डे एक बार आया, एक बार एड्स डे आया, तो इम्पॉर्टेंट हेल्थ डेज जरूर से रिमेंबर कर लेना, कब कब कौन सा आ रहा है ये जरूर से मेंशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कमेंट करके बताना वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे ये कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलो अगला बात करते हैं, द मेन कॉज ऑफ कंटाजियस डिजीज। कंटाजियस डिजीज बताओ, कंटाजियस डिजीज मतलब ऐसा डिजीज जो एक व्यक्ति के छूने से दूसरे व्यक्ति के छूने से एक से दूसरे तक फैल सकता है। मतलब मान के चलो, अगर एक व्यक्ति है रमेश, उसको किसी तरीके का डिजीज हुआ है और वो उस दूसरे अपने फ्रेंड के कांटेक्ट में आता है तो वो उस तक भी फैल जाएगा। तो कंटामिनेटेड एयर के कारण, कंटामिनेटेड फूड, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, या ये सभी होगा। तो क्या निकलेगा, कमेंट कर लो इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे ना, सारे के सारे कंटामिनेटेड एयर। अब जैसे बात करेंगे हमको कोरोना वायरस में ही देख लो, जैसे है ना कोरोना वायरस, ट्यूबरक्लोसिस भी देख लो। क्या हुआ था कोरोना वायरस के समय पर, हमको मास्क लगाने बोला गया था, क्योंकि अगर हम छींक लगाएंगे, छींक मारेंगे तो यहाँ से जो वाटर ड्रॉपलेट है वो एयर में पहुंच जाएगा और एयर से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचेगा, तो एयर के थ्रू ट्रांसफर हो रहा था। दूसरा कंटामिनेटेड फूड की बात कर लो, है ना, तो कुछ ऐसे अगर हम एक दूसरे का जूठा ही खा रहे हैं, खराब या तो खराब खाना खा रहे हैं, जैसे कॉलेरा होता है, पोलियो होता है, टाइफाइड होता है, ये सब कंटामिनेटेड फूड के कारण हो रहा है। पुअर हाइजीनिक कंडीशन, देखो अगर आप अच्छे से हाइजीनिक नहीं रहोगे तो आपकी बॉडी बहुत सेंसिटिव हो जाएगी और बहुत जल्दी ही वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैच कर लेगी और बहुत जल्दी इन्फेक्शन फैलने के चांस रहेंगे, है ना। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर सही निकल कर आएंगे। इस चीज को क्लियर करते हुए चल लेना, कंटाजियस डिजीज की बात करते हैं। चलो अगला देखो, whose purpose is to limit the incidence of disease by controlling cause and risk factors। बताओ, प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन या टर्सरी प्रिवेंशन।
है ना। तो हमको क्या करना है, कंट्रोल करना है कॉज और रिस्क फैक्टर्स को। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन, सबसे पहले देखो भाई प्रिवेंट करोगे, पहले हमको बचना है किसी भी प्रकार के डिजीज से, तो बचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, प्रिवेंशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिवेंशन अगर एक बार हो गया तो रिस्क होने का चांस ही नहीं है, मतलब डिजीज होने का चांस ही नहीं है। इसलिए कोविड-19 के समय पर भी इतना स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करवाया गया था ताकि कोई भी इससे इन्फेक्ट ना हो और नंबर ऑफ इन्फेक्टियस पर्सन कम हो सके, नंबर ऑफ केसेस कम किया जा सके। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्टेज बाय विच द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर फेवर्स द ऑक्यूरेंस ऑफ डिजीज। चलिए, स्टेज ऑफ सस्केप्टिबिलिटी, स्टेज ऑफ प्री सिम्टोमेटिक डिजीज यानी जिसमें सिम्टम्स आ रहे हैं, स्टेज ऑफ क्लिनिकल डिजीज, स्टेज ऑफ डिसेबिलिटी। मतलब कौन से स्टेज में हमको पता चल रहा है कि डिजीज हुआ है, हमको कैसे पता चलेगा, तो जब उसके सस्केप्टिबिलिटी को चेक किया जाएगा, है ना, जब उसके प्रेजेंस को चेक किया जाएगा वहां से समझ में आ जाएगा कि भाई डिजीज हुआ है या नहीं हुआ है, डिजीज का ऑक्यूरेंस पता चलेगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैथोजेन का मतलब क्या होता है। पैथोजेन का मतलब यहाँ पर बताने बोला है, पैथोजेन्स मीन्स क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज डिजीज या ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन एनिमल्स, ऑर्गेनिज्म विच आर बेनिफिशियल फॉर अस या ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड इन प्लांट। तो पैथोजन किसको बोलोगे जी, पैथोजन हो रहा है या एक हिसाब से एंटीजन बोल लो, उसको बोला जाएगा जो बाहर से हमारे बॉडी में आ रहा है, हमारे लिए फॉरेन पार्टिकल की तरीके से काम करेगा, एज अ एंटीजन काम करेगा और ये हमको डिजीज करवाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं मलेरिया की बात करता हूँ तो मलेरिया एक डिजीज है, इसके लिए पॉजिटिव पैथोजन क्या होता है, प्लाज्मोडियम मलेरी। तो मलेरी हो रहा है तो अब ये हमारे लिए एज अ पैथोजन काम करेगा, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमको किसी प्रकार का डिजीज कॉज करवा सकता है, ये निकल कर आएगा। ठीक है, चलो क्लियर करना। तो यहाँ पर दिया भी हुआ है, जैसे इन्फ्लुएंजा एक वायरस से कारण होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस, तो यहाँ पर पॉजिटिव पैथोजन क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, मिसलेस की बात करते हैं तो मिसलेस मोरोविली वायरस निकल कर आएगा। कॉलेरा के लिए विब्रियो कॉलेरा होता है। ट्यूबरक्लोसिस में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, तो पॉजिटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया अभी बताया था, प्लाज्मोडियम मलेरी। रिंगवर्म ट्रिकोफाइटन, है ना, ट्रिकोफाइटन, ये होते हैं पॉजिटिव एजेंट। अगला देख लो, एसेप्सिस का मतलब क्या होता है, फ्रीडम फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, फ्रीडम फ्रॉम नॉइस या फ्रीडम फ्रॉम पेन। क्या निकलेगा, एसेप्सिस जब भी किसी व्यक्ति का सर्जरी होता है, ऑपरेशन होता है, उसके उसी समय एसेप्सिस करना रहता है ना, नर्सिंग स्टाफ जो होते हैं वो एसेप्सिस करते हैं और इसका मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन से लड़ना। जैसे हम क्या करते हैं, पहले स्टेरलाइजेशन करते हैं किसी भी चीज़ का, कोई से प्रोडक्ट को स्टेराइल किया जाता है ऑपरेट करने से पहले, तो इंस्ट्रूमेंट्स को ऑपरेट करने से पहले स्टेराइल करते हैं और उस पर्सन को और उस पर्टिकुलर एरिया पर एसेप्सिस का काम करते हैं ताकि इन्फेक्शन ना फैले, है ना। तो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये कहलाएगा आपका एसेप्सिस। ठीक है, चलो कहाँ पर हो रहा है जी, एक तो मेडिकल और दूसरा सर्जिकल एसेप्सिस। अगला क्वेश्चन देखो, विच इज स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई के द्वारा क्या फैल रहा है, डेंगू फीवर फैलता है, ब्रेन इन्फ्लामेशन, फिलारियासिस या टाइफॉइड। तो डेंगू की बात करते हैं तो एडिस एजिप्टी आ जाता है, यहाँ पर फिलारियासिस में भी मॉस्किटो ही निकल कर आएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, टाइफॉइड, है ना, टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी। अब ये किससे फैलता है, देखो साल्मोनेला टाइफी खराब खाने से, खराब पानी से फैलता है एक बंदे से दूसरे बंदे तक। अब ये क्या होता है, जो मक्खियाँ होती हैं ये कहीं खराब जगह में जाकर बैठ जाएंगी और फिर जैसे ही उठते हैं तो उनके पैरों में वो जम जाएगा और वही आकर आपके खाने में फिर बैठ गई, तो टाइफाइड होने के चांसेस होते हैं ना। टाइफाइड हो रहा है, कॉलेरा, ये सब इसी तरीके से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विच डिजीज
आर अल्सो कॉल्ड इनबॉर्न डिजीज। ठीक है, इनबॉर्न डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज है, कॉन्टाजियस डिजीज है, एक्वायर्ड डिजीज या कॉन्जेंटियल डिजीज है ना। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर था आपका 1063। ठीक है, 1063 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मैसेज करके कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात कर लो। अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, इफ अ डिजीज है ना, एक डिजीज अगर कोई जंप कर रहा है, क्या बोल रहा है, इफ अ डिजीज जंप फ्रॉम अ नॉन ह्यूमन, जैसे एनिमल है ना, नॉन ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल से ह्यूमन की ओर फैल रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जूनोटिक डिजीज बोलते हैं, इन्फेक्टियस डिजीज बोलेंगे, कॉन्जेंटियल डिजीज बोलते हैं, या इरेटोजेनिक डिजीज। चलो इजी क्वेश्चन निकल जाएगा ये भी। जैसे कोविड-19 है, कोरोना वायरस है, निपाह वायरस जो अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है, तो ये निपाह वायरस, कोरोना वायरस, ये सब एक बैट से आ रहे हैं ना, बैट से, चमगादड़ से, और चमगादड़ क्या है, एनिमल है। तो एनिमल से अगर हम तक कोई सा पहुंच रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, जूनोटिक वायरस है ना। जैसे याद रख लो जूलॉजी, जूलॉजी में क्या करते हैं हम, एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वैसे ही जू करके याद करना है, जूनोटिक। या एक चीज और याद कर सकते हो, जू जो होता है, पार्क जो होता है, उसमें कौन रहता है, एनिमल्स रहते हैं, है ना। तो जूनोटिक क्लियर कर लेंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्या बोलता है, रिक्वायर्ड नंबर है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू एस्टैब्लिश प्राइमरी हेल्थ केयर इन प्लेन एरिया। तो क्या निकलेगा, 20,000 पॉपुलेशन का जरूरत है, 25,000 पॉपुलेशन, 15,000 या 30,000। तो टोटल 30,000 पॉपुलेशन का जरूरत पड़ेगा प्लेन एरिया में। ये देखते चलेंगे, देखो है ना। जैसे अगर हम बात करते हैं, जो जितने भी हेल्थ केयर सेंटर्स ओपन होते हैं, जैसे सब सेंटर, सबसे छोटा क्या है, सब सेंटर। तो सब सेंटर खोलने के लिए या खुलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में कम से कम 5,000 लोग होने चाहिए। अब जैसे मान लो एक गांव है XYZ, गांव का नाम XYZ है, यहाँ पर अभी प्लेन एरिया में है ना, ऐसे नहीं कि हिली एरिया। हिली एरिया मतलब जैसे शिमला ले लिए, मनाली ले लिया, कश्मीर ले लिया, वो हिली एरिया है। ये प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में कम से कम 5,000 लोगों की आबादी होनी चाहिए। हिली एरिया, ट्राइबल एरियाज में, ट्राइबल मतलब जैसे जंगली जगह है या हिली एरिया है, तो वहाँ पर 3,000 लोगों की जनसंख्या होनी चाहिए, तब जाकर सब सेंटर खुलता है। आगे प्राइमरी हेल्थ सेंटर PHC तब खुलेगा जब मिनिमम है ना 30,000 होने चाहिए, और यहाँ पर हिली एरियाज में 20,000 मान के चलो, 20,000 मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि हिली एरियाज में क्या है, अधिकतर लोगों की संख्या कम ही होती है। इसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और आगे आ गए। ठीक है, अभी जो आपका सब सेंटर है वो छोटे बहुत गांव देहात में रहता है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर मान लो जैसे नगर पंचायत हो रहा है, उन सभी में रहेगा। अब उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ गए तो बड़े शहरों में रहेगा। बड़े शहरों या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात कर लो, डिविजनल लेवल पर बात कर लो, तो 1,20,000 मिनिमम होने चाहिए, और हिली एरियाज में यहाँ पर वही 80,000 निकल कर आएगा, है ना। ये क्लियर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, फिलारियल लार्वा कैन बी कंट्रोल्ड फ्रॉम मेंस, है ना। कैसे कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम मेंस, कहाँ से निकालते हैं जी, पेरिफेरल ब्लड एट मिडनाइट, स्मीयर ऑफ स्प्लीन, स्मीयर ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट, या बायोप्सी ऑफ लीवर। ये जो फिलारियासिस होता है, जो हाथी पाँव होता है, बोलता है ना फिलारियासिस है, हाथी पाँव, एक पैर फूल जाता है, तो फिलारियासिस के कंडीशन में जो लार्वा होता है, फिलारियल लार्वा जो होता है, उनके जो लार्वा बनेंगे, बता दो ये कहाँ से इसको आइसोलेट करते हैं, मतलब अब इसका टेस्टिंग करना है, तो टेस्टिंग के लिए क्या होता है, ये हमारे ब्लड में रहते हैं। ठीक है, हमारे ब्लड से निकाले जाते हैं, और वो भी किस कंडीशन पर, रात के समय पे, रात के 12 बजे से लेकर 2 बजे, 3 बजे,
या सुबह 4 बजे तक ना, तो 10 से लेकर या 12 से लेकर बात कर लो, तो 10 से 4 जो बात कर रहे हैं उस कंडीशन पर हम सैंपल लेते हैं। आपने कई बार इसको देखा भी होगा कि अगर किसी एरिया में फिलारियसिस के कंडीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर जगह में गवर्नमेंट के द्वारा टीम भेजी जाती है, सर्वे की टीम भेजी जाती है जो रात में जाकर सैंपल लेते हैं ना। तो रात में इसलिए सैंपल लिया जाता है क्योंकि इस समय इनका कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा रहता है ना, सबसे ज़्यादा इसी समय पे रहेगा। और उसके बाद फिर जैसे सुबह होता है तो फिर से उनका क्वांटिटी कम हो जाता है, इसलिए क्लियर करना रात के समय पर ही सैंपल्स लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द स्टडी डेट मेजर द इंसिडेंस ऑफ अ डिजीज। ठीक है, अगर हम किसी इंसिडेंस कहाँ से हुआ है वो डिजीज कैसे पता चलता है, तो केस रिपोर्ट से पता चलता है, क्रॉस सिलेक्शन केस कंट्रोल से या कोहॉर्ट से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा जी? कोहॉर्ट, है ना। कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो डिजीज, कहाँ से स्टार्ट हुआ है ये देखना, एपिडेमियोलॉजी होता है। देखो, द कोहॉर्ट स्टडी इज अ टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी स्टडी इन विच a group of people with a common characteristic is followed over time to find how many reach a certain healthy outcome of interest। ठीक है, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है कि अगर कोई व्यक्ति है जो सीरियल मर्डर कर रहा है, मतलब लगातार मर्डर पे मर्डर कर रहा है, तो पुलिस क्या करती है, उसके पैटर्न को फॉलो करती है और पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर उस तक पहुंचता है और उसी बेसिस पे इन्वेस्टिगेट करता है। तो यहाँ पर भी यही निकल कर आएगा, है ना। कोहॉर्ट में क्या करते हैं, जो साइंटिस्ट हैं या जो हेल्थ केयर हेल्थ फैसिलिटी के प्रोवाइड करने वाले हैं या जो ऐसे सर्वे करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं, वो भी इसी प्रकार से काम करते हैं कि कौन कौन से लोगों तक पहुंचा है और किस तरीके का सिम्टम दे रहा है, तो उससे समझ में आ जाता है, फिर स्टडी करके पता लगाया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैमोग्राफी शुड बी डन एनुअली इन वुमेन ऑफ व्हाट एज? 70 ईयर्स और उससे ज़्यादा, 60 ईयर्स या उससे ज़्यादा, 45 ईयर्स और उससे ऊपर एज के, या 30 ईयर्स और उसके, है ना। तो यहाँ पर 45 ईयर होने हो और उससे ज़्यादा तो मैमोग्राफी करवाना जरूरी होता है। ठीक है, ताकि ब्रेस्ट कैंसर से उसको पहले ही पता लगा सकते हैं। ब्रेस्ट कैंसर को स्क्रीन करवाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो तो 40 से 44 साल की अगर महिलाओं को देख रहे हैं तो साल में एक बार कम से कम होना चाहिए, और 55 से प्लस जा रहे हैं तो यहाँ पर कम से कम, है ना, और ज़्यादा करवाने की ज़रूरत है। स्क्रीनिंग प्रॉपर करवाना ज़रूरी है ताकि हम ब्रेस्ट कैंसर अगर होने वाला है तो पहले ही अर्ली ही हम उसको पता कर लें। ठीक है, चलो अगला देखो। विच फूड हैज़ मैक्सिमम बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा? सोयाबीन में, एग में, मीट में या फिश में? तो ये सभी हैं जिसमें हमको प्रोटीन मिल रहा है। एग में भी मिलता है, मीट में भी मिलता है, सोयाबीन में और फिश में, लेकिन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा किस में? एग की बात करेंगे, है ना। एग में सबसे ज़्यादा आपको प्रोटीन देखने को मिल जाएगा, ये क्लियर कर लो। चलो तो एग में कितना मिला? तो 94 तक। इसके बाद मिल्क में चले गए 90, राइस 83 हो रहा है, सोयाबीन में भी है 73, है ना। चलो क्लियर करते हुए चल लेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? द ब्रीथिंग रेट इन ह्यूमन बीइंग। ब्रीथिंग रेट बताना है ह्यूमन बीइंग में क्या होता है। 36 पर मिनट, 36 ब्रीथ पर मिनट, 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट, या 72 ब्रीथ पर मिनट और 20 to 30 ब्रीथ पर मिनट, है ना। तो ये ब्रीथिंग रेट बोल रहा है, क्लियर करेंगे, है ना। हड़बड़ी क्या होता है, बहुत से स्टूडेंट से मिस्टेक ये होता है, देखेंगे नहीं क्वेश्चन को और तुरंत 72 पर मिनट लगाकर आ जाते हैं, है ना। तो हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना, ओवर कॉन्फिडेंस में अपना क्वेश्चन मिस्टेक मत करवाना, जरूर से एक बार देख लेना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ब्रीथिंग रेट ना कि हार्ट बीट, है ना। तो ब्रीथिंग रेट 12 to 20 ब्रीथ पर मिनट होता है हर एडल्ट ह्यूमन में। ठीक है, चलो अगला देखो। मस्कीटो रेस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया ट्रांसमिशन। अभी आया क्वेश्चन,
मलेरिया कौन कॉज करवाएगा जी, बताओ। एडीज एजिप्टी, एडीज एल्बोपिक्टस या एनोफिलीज, या इसमें से कोई सा भी नहीं। तो मस्कीटो जो रेस्पॉन्सिबल है आपके मलेरिया कॉज करवाने, है ना, मलेरिया को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक लेके जाने के लिए एज अ वेक्टर, तो यहाँ पर फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो निकलेगा, है ना, फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, ये क्लियर करेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोटाइल जाइगोट ऑफ प्लाज्मोडियम इज फाउंड इन, है ना, जाइगोट कहाँ पर मिलता है जी, ह्यूमन के लीवर में, आरबीसी में मिलता है, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज या द गट ऑफ फीमेल एनोफिलीज, है ना। अगर आप इसके पूरे मलेरिया साइकिल को देखोगे तब आपको इसका सही आंसर समझ में आएगा, क्या निकल कर आएगा यहाँ पर, तो द गट ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मस्कीटो, इसका पूरा साइकिल समझेंगे तो जो मस्कीटो में जो साइकिल चलेगा उस कंडीशन पर इसके गट्स में इंटेस्टाइन लेवल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, स्टाफ एट द पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कौन कौन से स्टाफ का जरूरत पड़ता है, तो फार्मासिस्ट का, एक क्लर्क का, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, और ये सभी क्या आ जाएंगे, सारे के सारे करेक्ट आंसर आएंगे, है ना। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कई सारे फार्मा के वैकेंसीज आते रहते हैं, आप सभी को एक बार जरूर से रिकमेंड करना चाहूँगा, जीडीसी फार्मा जॉब्स यूट्यूब चैनल को जाकर एक बार चेक करो, उसमें हर प्रकार के फार्मा के रिगार्डिंग जॉब को अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो जाकर देख लेना एक बार, यहाँ पर क्लियर करेंगे। चलो तो क्या कुछ चाहिए, स्टाफिंग पैटर्न देखना, मेडिकल ऑफिसर एक चाहिए, फार्मासिस्ट एक, नर्स मिडवाइफ में एक का जरूरत पड़ता है, हेल्थ वर्कर एएनएम, है ना, आया जिनको बोलते हैं, वार्ड बॉय बोलते हैं, वो एएनएम एक जरूरत पड़ता है, ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर में एक का जरूरत पड़ेगा, ये क्लियर करना, हेल्थ असेसमेंट में भी एक व्यक्ति का जरूरत पड़ता है, तो ये स्टाफिंग पैटर्न रहेगा। अगला देख लो, द कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट आर द न्यूट्रिशन विच आर नीडेड बाय द बॉडी इन लार्ज अमाउंट, है ना। देखो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, या इसमें से कोई सा भी नहीं। दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। अगर न्यूट्रिएंट्स की बात करोगे दो तरीके के होते हैं, पहला आता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। मैक्रो मतलब क्या होता है, जो जिसका जरूरत हमारे शरीर में लार्ज अमाउंट में रहता है ना, लार्ज अमाउंट में जिसका जरूरत पड़ेगा वो आपका मैक्रो होता है, और जिसका कम में जरूरत पड़ता है वो माइक्रो होता है ना, वो कम में होगा, कम हो गया मतलब माइक्रो। मैक्रो जो होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और ये किस चीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए, हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, मैक्रो निकल कर आएगा। बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अब वो तो हमको कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, वो डिजीज से लड़ने में हेल्प करता है, कम है लेकिन उसका काम देखो कितना इफेक्टिव है, वो डिजीज से लड़ने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ अगर किसी भी तरीके का कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग बनाता है ना। तो यहाँ पर माइक्रो न्यूट्रिशन में आयरन, जिंक, कॉपर, आयोडीन, निकल, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, ये सभी हमको जरूरत रहते हैं, ठीक है। चलो अगला बात करेंगे, जननी सुरक्षा योजना कब लॉन्च हुआ था बताएंगे, 12 अप्रैल 2005, 12 मई 2012, 1 अगस्त 2014 या फरवरी 2018। तो सही आंसर 12 अप्रैल 2005 के साथ चलेंगे, है ना। तो ये अच्छा, एक चीज जरूर से देखते हुए चलना, एम्स का ही एक पेपर था जिसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत कितने पैसे मिलते हैं, आयुष्मान भारत योजना जो है उसके अंतर्गत कितने रुपए तक का कंपेंसेशन मिलता है जब आप जब आप अपना हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा रहे हो। तो कहने का मतलब ये है, जितने भी हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और देखो वो क्या कुछ इसमें आपको पढ़ना है हेल्थ से रिलेटेड प्रोग्राम में, पहला कि वो पास कब हुआ, है ना, या
कब किस दिन वो आया, जैसे ये इसकी बात करते हैं 12 अप्रैल को लॉन्च हुआ। दूसरी बात करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उससे फायदा किसको मिलेगा, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या उद्देश्य। जैसे आयुष्मान भारत तो उसका था कि 5 लाख से कम तक का अगर इलाज है तो उसको सरकार उठाएगी, ठीक है, ये क्लियर कर लिए। इसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कहाँ पर लागू हुआ और किसके द्वारा लागू हुआ है, कौन सा मिनिस्ट्री उसको चला रहा है, ये देखते चलना। इतना आपको जरूर से यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। चलो कितना अमाउंट आया, हाँ एक पॉइंट और ये भी, जैसे अमाउंट की हमने बात की, इसमें जैसे 5000 अमाउंट है तो उसका वैल्यू क्या है, वैल्यू क्या है नहीं उसका अमाउंट क्या है। अगर ऐसा कुछ अमाउंट वाला है तो अमाउंट क्या है ये बताना। तो इतना क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है BSY, फुल फॉर्म बताएंगे जी। बालिका समृद्धि योजना, भारतीय समृद्धि योजना, बाल महिला समृद्धि योजना, या ये सारे निकलेंगे। तो यहाँ पर बालिका समृद्धि योजना, अब इस योजना के अंतर्गत क्या होना है ये देखेंगे, ठीक है। चलो बालिका समृद्धि योजना, और फैमिली शुड हैव ओनली 2 फीमेल चिल्ड्रन, ठीक है, सिर्फ 2 ही फीमेल चिल्ड्रन हो बॉर्न और आफ्टर 15 अगस्त 1997, ठीक है। चलो ये क्लियर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर बोलते हैं हियर आर द बेनिफिट ऑफ बालिका समृद्धि योजना। देखो क्या है इस योजना का, आफ्टर बर्थ ऑफ गर्ल चाइल्ड, है ना, अ सम ऑफ 500 रुपीज विल बी पेड, ठीक है। अगर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, 2 अगर लड़कियां हैं तो हर महीने 500 रुपए परिवार को मिलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लो, अगला क्या निकल कर आ रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग एंड बॉटल फीडिंग हैव द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट डिफरेंस। बताओ, एक तो ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, मदर मिल्क, और दूसरा बॉटल फीडिंग, मतलब जो मार्केटेड मिल्क जो होता है, लियोफिलाइज्ड मिल्क जो होता है छोटे बच्चों को देने के लिए, दोनों में अंतर क्या है। बोल रहा है ब्रेस्ट मिल्क में कंटेन एंटीजन, चलो बॉटल मिल्क कंटेन एंटीबॉडी। नेक्स्ट बोलता है ब्रेस्ट मिल्क कंटेन एंटीबॉडी दैट प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन। अगला बोलता है फॉर्मुलेटेड मिल्क कंटेन द एंटीबॉडी दैट प्रोटेक्ट द बेबी फ्रॉम इन्फेक्शन। नहीं, चलो यहाँ पर पहली बात क्लियर करोगे तो ऑप्शन नंबर ए आपका कट जाएगा, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में क्या होता है, इसमें होता है एंटीबॉडी, है ना, एंटीबॉडी होता है जी, जो हमारे बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी देता है। और कौन सा आपका इम्यूनोग्लोबुलिन रहेगा, तो IgA रहता है ना, IgA में। बॉटल मिल्क में ना एंटीजन रहेगा ना ही एंटीबॉडी रहेगा। इसके बाद ब्रेस्ट मिल्क कंटेन एंटीबॉडी, बिल्कुल है ना, ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडी रहता है जो हमको इन्फेक्शन से बचाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी सही आएगा। और यहाँ ऑप्शन नंबर डी भी कट कर लो, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चल लेंगे। ब्रेस्ट मिल्क में एंटीबॉडीज रहते हैं जो हमको प्रोटेक्शन करते हैं, जो हमको हमारे बॉडी में इम्यून रेस्पॉन्स डेवलप करते हैं, इम्यून सिस्टम डेवलप करेंगे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बोलता है बैलेंस्ड डाइट विल हेल्प टू प्रिवेंट। अगर कोई व्यक्ति एक बैलेंस डाइट में चलता है ना, सब कुछ सही तौर पे सही मात्रा में सेवन करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूट्रिशन, मिनरल्स, पानी, फाइबर्स, ये सारे अगर वो एक सही मात्रा में, उचित मात्रा में लेता है, इसको बैलेंस डाइट बोलेंगे। तो इससे हम किस चीज़ को बचा सकते हैं, किस चीज़ से बच सकते हैं, कमजोरी से, इलनेस, एपेटाइट, ग्रोथ, या माल न्यूट्रिशन। क्या होता है माल न्यूट्रिशन के कंडीशन, माल न्यूट्रिशन जहाँ जिसको अपन कुपोषित बोलते हैं ना, कुपोषण बोलते हैं। तो अगर कोई बच्चा है, कोई व्यक्ति है, अगर वो सारा कुछ सही से खा रहा है, उसको सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, सारा न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो माल न्यूट्रिशन से बचा जा सकता है, ठीक है। इलनेस और माल न्यूट्रिशन दोनों से बचा जा सकता है, ये क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड बताना है इबोला वायरस का। इबोला वायरस इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या समझते हो कि मान लो डे 1 में अगर आप किसी वायरस या किसी बैक्टीरिया के कांटेक्ट में आए हो, मान लो डे 1 में अगर उस बैक्टीरिया ने आपके शरीर में एंट्री किया,
और इस कंडीशन पर वो बैक्टीरिया, सिर्फ अभी 10 ही बैक्टीरिया आपके शरीर में आए हैं, लेकिन अब उनको आपके शरीर में इन्फेक्शन देना है, उनको सिम्टम देना है, तो वो बुखार करवाएंगे। तो बुखार करवाने के लिए, सिम्टम देने के लिए या डिजीज़ करवाने के लिए इनको कम से कम 1000 होने का ज़रूरत है। तो डे 1 जिस दिन वो आपके शरीर में आया है और डे 2 या वो दिन, ऐसे मान लो, डे 2 नहीं बोलना चाहूँगा मैं, वो दिन जब वो उसकी संख्या 1000 हो जाए, इसको इंक्यूबेशन पीरियड यहाँ पर बोला जाता है। तो बताना इबोला वायरस के लिए क्या रहेगा, 1 घंटे के अंदर हो जाता है, 48 घंटे में, या 2 दिन से लेकर 21 दिन, और उसके बाद 1 मंथ। तो यहाँ पर क्या निकलेगा, 2 से लेकर 20 दिन, 21 दिन का समय इबोला वायरस को लगता है ना। सबसे पहले डिस्कवर किया गया था 1976 में, ये क्लियर कर लेना। और लाइटिक लाइफ साइकिल की भी बात करेंगे। वायरल कॉज वायरल हेमोरेजिक फीवर है ना, हेमोरेजिक फीवर करवाता है, इंटरनल ब्लीडिंग करवाता है और डेथ भी हो जाएगा। चलो, अब आप एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताना कि ये तो हमने देखा था इबोला वायरस के लिए। इंक्यूबेशन पीरियड कमेंट करेंगे फॉर द कोविड-19, कोरोना वायरस के लिए इंक्यूबेशन पीरियड मेंशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तब तक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज, इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलेगा। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस फैलेगा बिल्कुल, है ना, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के द्वारा फैलता है। एक पर्सन अगर जिसको ट्यूबरक्लोसिस हुआ है वो छींक दे तो दूसरे वाले तक भी पहुंच जाएगा। तो ट्यूबरक्लोसिस तो फैलता है जी, कम्युनिकेबल होता है। ठीक है, आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की बात करते हैं, बिल्कुल आर्थ्रोस्क्लेरोसिस नहीं होगा, क्योंकि आर्थ्रोस्क्लेरोसिस क्या है, यहाँ पर देखो, ये जैसे आपका ब्लड वेसल्स है, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्लड फ्लो हो रहा है, आराम से ब्लड फ्लो हो रहा है। आर्थ्रोस्क्लेरोसिस की कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर जो लिपिड्स होते हैं, खासकर लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, है ना, एलडीएल जो होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, ये इसके सतह में, इसके बॉर्डर में इस तरीके से जाकर जुड़ जाते हैं, यहाँ पर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो डिपॉजिट हो जाता है और प्लेग का फॉर्मेशन करता है। अब प्लेग का फॉर्मेशन हो गया तो देखो, ये अंदर आपके जो ब्लड है ये अब प्रॉपर तरीके से फ्लो नहीं कर पा रहा है, तो ये सिर्फ एक ही व्यक्ति तक रहेगा, एक से दूसरे तक नहीं जाएगा। ये आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है, आपका खाना पीना कैसा है उसके बेसिस पर डिपेंड करता है। अच्छे से खाना पीना नहीं है तो भैया आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाएगा। ठीक है, बहुत लिपिड कोलेस्ट्रॉल वाला चीज़ बहुत खाओगे तो आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होगा। पर्ट्यूसिस, जिसको वुफिंग कफ बोलते हैं, बिल्कुल फैलता है। इन्फ्लुएंजा, ये भी कम्युनिकेबल होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ट्रांसमिटेड वाया इन्फेक्टियस ड्रॉपलेट। बताओ, इन्फेक्टियस ड्रॉपलेट है ना। अब इन्फेक्टियस ड्रॉपलेट मतलब जो हमारे नाक में, जो हमारे मुंह में या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में है, हमारे छींकने से वो बाहर निकलेगा। तो रूबेला हो रहा है, कोल्ड होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, बिल्कुल ये तीनों होंगे। तीनों के तीनों क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे आपके सही आंसर आ जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव के साथ चलना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निक्षय पोषक योजना इज करेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर, किसके अंतर्गत चलता है निक्षय पोषक योजना? नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन या रूरल हेल्थ मिशन? तो क्या निकलेगा यहाँ पर, नेशनल हेल्थ मिशन। और नेशनल हेल्थ मिशन का ही ऑप्शन होता है। नेशनल हेल्थ मिशन 2 तरीके से काम करता है, एक होता है अर्बन हेल्थ मिशन और एक होता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। अर्बन हेल्थ मिशन मतलब जो शहरी इलाके होते हैं ना, जितने शहरी इलाके रहेंगे वहाँ तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुँचाना। और रूरल मतलब जो जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर ज़रूरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुँचाना, ये रूरल हेल्थ मिशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर करते चल लो। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, आयोडाइज्ड सॉल्ट कंटेन्स आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहता है जी आयोडीन? आयोडीन I2 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम भी है और आयोडीन भी है। ट्राई आयोडाइड की बात करते हैं, या पोटेशियम आयोडाइड रहता है या सोडियम आयोडाइड। तो किस कंडीशन पर लिया जाएगा ये बताओ।
इस क्वेश्चन का तो आंसर आपको कमेंट करके बताना है। टाटा नमक के द्वारा भी आयोनाइज्ड सॉल्ट आता है ना कई बार, तो बताना यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1083, ठीक है, इसका सही आंसर कमेंट करके बता दो। चलो क्लियर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। Who among the following is most at risk to food poisoning? ठीक है, रिस्क फूड पॉइजनिंग किस किस को होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है, किसकी बॉडी बहुत सेंसिटिव होती है फूड पॉइजनिंग के लिए। अगर होता है तो तुरंत ही उसको फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और हालत ख़राब हो जाएगा। चलो, तो यहाँ पर कौन कौन है जिनको रिस्क हो सकता है, तो एल्डर पीपल, हाँ बिल्कुल, जो जिन ओल्ड एज पेशेंट हैं उनके साथ हो सकता है, बिल्कुल। टॉडलर्स, बच्चों के साथ भी हो सकता है ना, बच्चे, क्योंकि एक तो ऐसे इनमें इम्यून रिस्पॉन्स बहुत कम रहता है, कमज़ोर रहते हैं, इनको हो सकता है। प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सेंसिटिव रहेगी। इंडिविजुअल्स हु आर ऑलरेडी अनवेल, कोई पहले से ही किसी का तबीयत खराब है और अगर उसको फूड पॉइजनिंग हो गया तो बिल्कुल, है ना, उसके साथ भी ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो सारे के सारे यहाँ पर सही निकल कर आएंगे, ये क्लियर कर लो, है ना। टॉडलर्स, बेबीज, प्रेग्नेंट वुमेन और जो खुद से पहले ही जिसका तबीयत खराब है वो सब होंगे। अगला देखो, एडिशन ऑफ एडल्ट्रेंट्स रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ डैश इन फूड। ठीक है, अगर हम एडल्ट्रेंट ऐड कर रहे हैं, किसी तरीके का मिलावट अगर हम कर रहे हैं, तो इससे उस फूड में उस किस चीज़ की कमी हो जाएगी जी? सब्सटेंस की कमी हो जाएगी, क्वालिटी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, क्वांटिटी। तो क्या निकलेगा? अब जैसे मान के चलो कि जैसे मिल्क है ना, एक तो मिल्क जो गाय से आ रहा है, दूसरा जो लायोफिलाइज्ड मिल्क होता है ना, लायोफिलाइज्ड मिल्क मतलब जो दूध पाउडर होता है, मार्केटेड मिल्क जो होते हैं, उनकी अगर बात करोगे तो उनमें ये क्वालिटी नहीं रहता है ना, उनमें इतना न्यूट्रिशन नहीं रहेगा, वो कमज़ोर रहेंगे, उतना स्ट्रांग नहीं रहते, तो न्यूट्रिशन की कमी रहता है, ये क्लियर करना ना। जो मार्केटेड प्रोडक्ट हैं उसमें अब भाई न्यूट्रिशन तुम उसमें अलग से नहीं डाल सकते हो, तुम उसमें फ्लेवर डाल सकते हो, तुम उसका स्वाद बढ़िया कर सकते हो, मीठा कर सकते हो, लेकिन आप उसमें न्यूट्रिशन नहीं ऐड करते, नहीं किया जाता, क्योंकि न्यूट्रिशन ऐड करेंगे है ना, तो एक तो पहली बात पैसे भी ज़्यादा लग जाएंगे और दूसरी बात ये पॉसिबल भी नहीं हो पाता प्रैक्टिकली, है ना। तो क्लियर करना, एक तो क्वालिटी भी खराब होगा और दूसरा न्यूट्रिशन की भी कमी होती है। ठीक है, चलो, टेक्निकल रीजन भी है और इकोनॉमिक रीजन भी है। अगला देखेंगे, फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट विच गैस इज यूज्ड। कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग में? तो मीथेन, एसिटाइलिन, ब्यूटेन या हीलियम की बात करेंगे। ठीक है, क्या निकल कर आएगा यहाँ पर? एसिटाइलिन, है ना, या दूसरा इथाइलिन ऑक्साइड, इन दोनों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये देखते हुए चल लो, दोनों का यहाँ पर इस्तेमाल होगा, इथाइलिन ऑक्साइड और यहाँ पर एसिटाइलिन। चलो नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड टू बी यूज्ड कॉमर्शियली। सबसे पहला पेस्टिसाइड बता दो जो कॉमर्शियली यूज किया गया था। तो बोल रहा है बोर्डियोक्स मिक्सचर, बर्गेंडी मिक्सचर या DDT। कॉमर्शियली यूज किया गया पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, सबसे पहला DDT क्लियर करेंगे, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी इसमें अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। ठीक है, 1874 में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, किसके द्वारा? पॉल हरमन मुलर, है ना, इन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया है, DDT को डिस्कवर किया था। चलो नेक्स्ट देखेंगे, वर्क लाइन बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। वर्क लिंक बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्रेग्नेंट वुमेन। कौन है जो प्रेग्नेंट वुमेन तक गवर्नमेंट की फैसिलिटीज पहुंचाती है? आंगनबाड़ी में काम करने वाले आंगनबाड़ी वर्कर्स, ANM, आशा या नर्सिंग ऑफिसर। बताओ कौन सा स्कीम है, कौन होगा यहाँ पर?
एक आंगनवाड़ी वर्कर होगी क्या? नहीं, ये प्रेग्नेंट वुमन तक नहीं मिलने जाएगी। एएनएम भी नहीं, नर्सिंग ऑफिसर भी नहीं। क्या निकलेगा यहाँ पर? आशा, है ना। ये एक स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, है ना, एरिडिकेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज़, है ना। तो ये योजना जो है ये खासकर जितने भी प्रेग्नेंट वुमेन हैं उन तक फैसिलिटीज़ पहुंचाना, उन तक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पहुंचाना, साथ ही साथ आफ्टर डिलीवरी भी उनका केयर करना। तो उन तक गवर्नमेंट के द्वारा जो भी फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी, जैसे मेडिसिन है, आयरन का टैबलेट देना पड़ता है जब प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, तो आयरन का टैबलेट, तो ये सब उन तक पहुंचाएगा कौन? हाँ, तो आशा। इसके अंतर्गत गवर्नमेंट जिन भी लोगों को रखता है, जिन भी लोगों को अपॉइंट करेगा, खासकर महिलाओं को करता है, जिन्हें आया भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में, है ना। आया बोल लो या मितानिन बोल लो, तो उन सभी को यहाँ पर गवर्नमेंट लेकर आता है, उन सभी को अपॉइंट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? साइफिलिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वेयर द कॉजेटिव एजेंट इज। साइफिलिस किसके कारण हो रहा है? कौन सा यहाँ पर एजेंट है? कॉजेटिव एजेंट बताएंगे। तो साइफिलिस पहले क्लियर करना है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है और ट्रिपोनिमा पैलिडम के कारण होता है। ट्रिपोनिमा पैलिडम जो कि एक स्पाइरोचेट्स की तरीके से दिखता है। ठीक है, ऐसा स्पाइरोचेट्स, वो आपका जो बैक्टीरिया है ट्रिपोनिमा पैलिडम, उसका आकार इसी प्रकार का रहता है। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर आएगा, ये क्लियर कर लेना। वायरस, फंगी नहीं होता, बैक्टीरिया क्लियर करना करेक्ट आंसर निकलेगा। ठीक है, कौन कौन से पार्ट को इन्फेक्ट करता है? तो जेनिटल पार्ट्स को इन्फेक्ट कर रहा है, रेक्टम को, माउथ को अधिकतर ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH, और इसके अंतर्गत भी फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है। RCH फार्मासिस्ट, RBSK फार्मासिस्ट निकलता है ना, देखते हुए चलना। 1997, 1994, 1993 या 1996, है ना। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, क्वेश्चन नंबर 1090। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पर स्किप हो रहा है, आप इसका करेक्ट आंसर बताएंगे 1090। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फुल फॉर्म ऑफ ICDS, ICDS का फुल फॉर्म बताना यहाँ पर। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट स्कीम, या इंटरनेशनल चाइल्ड एंड वुमेन, या इंटरनेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट स्कीम। क्या आएगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, है ना। छोटे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, इनके ग्रोथ को और अच्छे तरीके से रखने के लिए, इनके हेल्थ स्टेटस को बनाए रखने के लिए इसका काम रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। NFHS, NFHS किस चीज के लिए स्टैंड करता है? नेशनल फुल हेल्थ स्टेटस, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ स्टेटस, या इनमें से कोई सा भी नहीं। क्या जाएगा यहाँ पर? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करेंगे। ठीक है, चलो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसका काम क्या है? सोच के देखो ना, पूरे फैमिली का हेल्थ स्टेटस को सर्वे किया जाना, पूरे परिवार का स्वास्थ्य व्यवस्था देखना, उनका स्वास्थ्य कैसा है, स्वास्थ्य स्थिति कैसा है, उसको देखना और इन सभी चीज़ों को रिपोर्ट करना गवर्नमेंट तक, ये इसका काम रहने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सिम्टम्स सच एज एक्सेसिव थ्रिस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन पास होना, सडन चेंजेस इन द विजन कैन इंडिकेट, ठीक है, अगर इस तरीके का सिम्टम आ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को, है ना, किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यास लग रहा है और यूरिनेशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, दिन में यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और अचानक से ऐसा होता है कि ठीक से दिखाई नहीं देना, कुछ समय के लिए आंखों के सामने धुंधलापन आ जाना, ये सभी किस में होगा?
क्या अस्थमा में होगा? नहीं, अस्थमा तो लंग्स से रिलेटेड है, तो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, मतलब सांस लेने में परेशानी जाएगा, ये आपका अस्थमा हो जाएगा। ठीक है, ये हटा दो। आर्थराइटिस, जॉइंट्स में दर्द होगा। एलर्जी, नहीं, एलर्जी भी नहीं, हटा दो। डायबिटीज सही निकल कर आएगा, है ना। डायबिटीज का भाई कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये विजन वाला प्रॉब्लम है ना, डायबिटीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अचानक से अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है तो एकाएक थोड़ा देर के लिए दिखना बंद हो जाता है, हमेशा भूख लगते रहेगा, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, साथ ही साथ बहुत प्यास भी लगता है। ये इसके बेसिक सिम्टम्स रहते हैं और इसी से अधिकतर इसको पहचाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड्स ब्लड टू एन इल पर्सन। ठीक है, बताओ जी, ब्लड कौन देता है? अगर किसी व्यक्ति का मान लो एक्सीडेंट हुआ है या एनीमिया वाला कंडीशन है, खून की ज़रूरत है, तो कौन देगा? मेडिकल स्टोर से कभी ब्लड मिलता है, डिस्पेंसरी से मिलता है, हॉस्पिटल से या ब्लड बैंक से? कहाँ से आएगा? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है भाई, ब्लड बैंक ही है जो ब्लड देता है। और ब्लड बैंक का काम क्या है बताओ? ये भी कई बार क्वेश्चन बन सकता है। ब्लड बैंक का काम क्या कुछ रहता है? सिर्फ ब्लड को स्टोर करता है और भी बहुत सारा काम। पहला तो भाई ब्लड को स्टोर करेगा, ठीक है, ब्लड स्टोर करता है। दूसरा प्रिपरेशन का काम करता है। प्रिपरेशन मतलब, प्रिपरेशन बोलते हैं सेपरेट करता है, ठीक है, ब्लड कंपोनेंट्स को सेपरेट करता है, ठीक है। आपको ब्लड डिस्पेंस करता है, ब्लड की टेस्टिंग करता है, ये सभी चीज़ निकल कर आएगा, ठीक है। ब्लड का सैंपलिंग लेगा, ब्लड कलेक्ट करता है। देखो ब्लड बैंक में ब्लड आप दे भी सकते हो, डोनेट भी कर सकते हो और वहाँ से आप ब्लड ले भी सकते हो, ठीक है। तो डोनेशन का भी काम है और लेता भी है, रिसीव भी करता है, स्टोर करता है, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट्स में उसको डिवाइड करता है, जैसे आरबीसी अलग करेगा, डब्ल्यूबीसी अलग करेगा, प्लेटलेट, प्लाज्मा, ये सब अलग करता है, ठीक है। चलो, और ब्लड का टेस्टिंग भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, टेस्ट दैट इज यूज्ड टू डायग्नोस साइफिलिस। साइफिलिस को टेस्ट करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे जी? वेसप डिजीज, वाटर बॉय टेस्ट, वेसप टेस्ट, वाटरमैन या वाइजरमैन। क्या निकलेगा? साइफिलिस के लिए वाइजरमैन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ वाइडल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, क्लियर करना, ठीक है। VDRL टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, वाजरमैन टेस्ट या वाजरमैन रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट इज द सिंबल ऑफ HIV पॉजिटिव पीपल। ठीक है, HIV पॉजिटिव पीपल, एड्स में अगर कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्ड किसी का आया है, अगर एड्स किसी का पॉजिटिव आया हुआ है तो उस कंडीशन पर हम उसको किस कलर के रिबन से शो करते हैं? तो यहाँ पर ब्लू रिबन, येलो रिबन, वाइट रिबन या रेड रिबन। आपने देखा भी होगा जब वर्ल्ड एड्स डे होता है 1 तारीख, है ना, तो या कोई से भी अगर ऐसे एड्स का प्रोग्राम चलने वाला रहता है, एड्स का अगर जैसे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, तो इसमें सिंबल आप देखोगे रेड कलर का रिबन बनता है। कैसे बनेगा? रेड रिबन। देखो इसको देख के हल्का सा आपको ध्यान आ ही जाएगा। वर्ल्ड एड्स डे हो गया, रेड रिबन, जहाँ रेड है मतलब रेड रिबन है मतलब समझना ये एड्स को दर्शा रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायरिया। डायरिया में क्या होता है? इंटेस्टाइनल परफोरेशन होता है, डिहाइड्रेशन होता है, फीवर होता है, सीजर होता है। तो सबसे पहले तो समझो डायरिया हो क्या रहा है। डायरिया ऐसा कंडीशन जहां पर हमारे बॉडी से एक्सेसिव स्टूल पास हो रहा है ना, एक्सेसिव स्टूल पास हो रहा है, तो अब स्टूल के साथ साथ वाटर भी पास हो रहा है, तो क्या निकल कर आएगा भाई? वाटर की कमी, है ना, पानी की कमी क्या कहलाएगा? डिहाइड्रेशन। वाटर की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना है? तो पहली बात तो हमको फर्स्ट एड में तुरंत ही व्यक्ति को देना है इलेक्ट्रॉल्स, और उस व्यक्ति को ORS देना है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, है ना। तो जैसे हमको क्या इस सबसे इम्पोर्टेंट क्या चाहिए रहता है वहाँ पर? सोडियम, है ना, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम,
ये बेसिक चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करते हैं। और इसमें भी खासकर क्या, सोडियम का देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि सोडियम हमारे बॉडी में वाटर को रिटेंड करके रखता है, पानी को बना के रखता है ना। तो ये क्लियर कर लेना, सोडियम वाटर रिटेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर हमको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देना है जिसमें सोडियम रहे, पोटेशियम रहे, मैग्नीशियम रहे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, वन वे टू हेल्प मैनेज अस्थमा, है ना। वन वे टू हेल्प मैनेज अस्थमा, अस्थमा से बचने के लिए, अस्थमा को मैनेज करने के लिए किस चीज़ को किया जा सकता है। हमेशा एक्टिव रहें, प्रोटेक्ट अगेंस्ट लिम्फ डिजीज, है ना, लाइम डिजीज से बचना है, या चूज लो फैट या लो कैलोरीज फूड, ऐसे खाने को चूज करें जिसमें फैट कैलोरीज बहुत कम रहे। या अगला बोलता है रिड्यूस द ट्रिगर इन योर इन्वायरमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमको तो ट्रिगर पता करना है ना। अस्थमा क्या होता है, अस्थमा एक एलर्जिक रिएक्शन होता है। क्या होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है और इसके अटैक्स आते हैं। तो हमको पता चल जाना, पहले हमको तो पता करना है कि भाई हमको किस किस चीज़ों से एलर्जी है, मतलब क्या हमारे लिए एलर्जन की तरीके से काम कर रहा है, जो जैसे हमारे पास आता है तो हमको अस्थमा के अटैक आने लग जाते हैं। तो इसको समझना है। तो पहली बात तो अपना एलर्जिक पार्ट को समझना है और दूसरा उसी से दूर रहना है ना। तो अपने जो ट्रिगर है, जो आपके एलर्जन है, उससे बचना है। जैसे अब बहुत से लोगों को एलर्जी होता है पेस्ट से, धूल धक्कड़ वाले जगह से। अगर कोई आप देखे होंगे कोई अस्थमेटिक पेशेंट है ना, और अगर वो किसी धूल वाले जगह में पहुंच गया, या अगर रूम में साफ सफाई भी कर रहा है वो, है ना, तो बहुत धूल है, तो उस कंडीशन में उसके लिए सांस ले पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको अस्थमेटिक अटैक्स आने लग जाते हैं, जिस कंडीशन में उसके ब्रोंकस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाते हैं और प्रॉपर एयर सप्लाई नहीं हो पाता लंग्स तक। ठीक है, तो इसलिए हमको अपना ट्रिगर पॉइंट जरूर से समझना है, कहाँ पर हमको इस तरीके का परेशानी हो रहा है, कहाँ से एलर्जी आ रहा है। अगला देख लो, द रैश सीन इन द टाइफाइड पेशेंट इज रिफर्ड टू एस। ठीक है, रैश सीन इन द टाइफाइड पेशेंट, टोमेटो रैश। देखो टाइफाइड अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो किस तरीके के स्पॉट्स बनते हैं, रैशेस, स्किन में रैशेस होने लग जाते हैं। तो वो किस कलर का दिखता है, या उसको हम क्या बोल सकते हैं, टोमेटो स्पॉट, ड्यू ड्रॉप स्पॉट, फ्लेम स्पॉट, या रोज स्पॉट। तो क्या निकलेगा, रोज स्पॉट। क्यों, क्योंकि जैसे रोज क्या होता है, लाल होता है ना, लाल कलर का, वैसे ही यहाँ पर भी देखना छोटे छोटे यहाँ पर डॉट्स बन रहे हैं, स्पॉट बन रहे हैं, और वो भी लाल कलर का रहेगा, पूरे उसी तरीके से दिखेगा रोज की तरीके से, है ना। और ये अगर बात करते हैं तो टोटल दिन 3 से 4 दिन में ये वापस से डिसअपियर भी हो जाते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या निकल कर आएगा। द मोस्ट कॉमन साइट फॉर एमोइबियासिस। ठीक है, एमोइबियासिस कौन से पार्ट में, हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में रहता है। तो सीसम की बात करते हैं, सिग्मोइड कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन, या हेपेटिक फ्लेक्सर। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर, सीसम। ठीक है, इस पार्ट को इन्फेक्ट करता है, किसके कारण होता है, तो पैरासाइट यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, एंटा एमोइबा हिस्टोलिका, है ना, ये एमोइबियासिस कॉज करवाएगा। ये क्लियर करते हुए चल लेना। ठीक है, तो चलो यहाँ तक इसको कंप्लीट करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट के क्वेश्चन है वो अपन अगले सेशन में देखेंगे। आप सभी को एक चीज़ यहाँ पर मैं फिर से जाते जाते सजेस्ट करना चाहूँगा कि जिन जिन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला है कमेंट करने, उन सभी क्वेश्चंस को कमेंट करो, उनके सही आंसर आपको यहाँ पर कमेंट में लिखकर बताना है। हमारी टीम यहाँ से उस क्वेश्चन को री-वेरीफाई करेगा, आपके आंसर को री-वेरीफाई करने के लिए टीम बैठेगी और वो सारे क्वेश्चंस को देखते चलेगी। ठीक है, चलो तो प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करते हुए चलना और इन सारे वीडियोस को देखते चलना। आगे और भी क्वेश्चंस हैं, आगे मॉडल पेपर्स भी आने वाले हैं, तो उन सभी पर अच्छे तरीके से आपको पूरा वीडियो देखते चलना है, ताकि कोई सा भी चीज़ आपसे छूटे ना और प्रॉपर आपका प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट सेशन में।
नए क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, नए नए टॉपिक्स यहाँ पर लेकर आएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बेसिस पर सभी चीज़ें बहुत ही स्मूथ तरीके से करते चलेंगे। ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में। गॉड ब्लेस।